Hello, my lovely student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel, Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालने के लिए। वो जो आपका इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालने के लिए था, उससे पहले हम लोग देखे थे बोर्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और उसी बोर्स के एटॉमिक मॉडल के आधार पर ही हम लोग इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालने के लिए का फॉर्मूला देखे थे और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का भी फॉर्मूला देखा था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो आपका सनलाइट है, उस सनलाइट से जो रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और वो जो आपका रेडिएशन होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है, दो नेचर होता है, आपका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी वेव नेचर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। Experimentally, the direction of oscillations of electric and magnetic fields are perpendicular to each other. जो आपका रेडिएशन होता है वो रेडिएशन बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरा के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर हो करके उसका ऑसिलेशन होता है और उस ऑसिलेशन से जो आपका जो वेव होता है वो प्रोपेगेट करता है इन द डायरेक्शन। चलिए देखिए, तो इस प्रकार से आपका होता है बेसिकली ऐसा आपका ये ऊपर में आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको ई वेक्टर हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इधर ये साइड इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हम लोग कहते हैं बी वेक्टर, ठीक है। इधर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपका बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरा को परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर होते हैं तब इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और जो वेव होता है ये इस डायरेक्शन में आपका मिलता है, ठीक है। अगर आपका एक्स और वाई में आपका एक्स और कहें कि जेड में आपका एक आपका एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आपका जेड में आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जो वेव कहने का मतलब जो प्रोपगेशन ऑफ जो वेव है ये आपका ये साइड होगा, ठीक है। या तो कहें कि हम लोग वाई के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक्स और जेड के डायरेक्शन में है अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तब इसका जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होगा ये आपका वाई डायरेक्शन होगा। तो इधर जो आपका मिलेगा डायरेक्शन होगा आपका डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। ये है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। जो बी है बी वेक्टर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और जो आपका ई वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर कहने वाले ई वेक्टर और बी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता। जब आपका परपेंडिकुलर होता तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होता है ये इस डायरेक्शन में होता है। ये तो कहें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तब वो परपेंडिकुलर होने के बाद आपका डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन मिलता है, ठीक है। कि इधर आपका ऑसिलेट कर रहा जो भी आपका वेव बन रहा है, जो आपका वेव बनेगा इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, क्लियर है। तो हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव हो गया। हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है तो कहें कि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव हो गया, इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब
कहीं पे भी दिक्कत हुआ होगी, कहीं पे डाउट हुआ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे जो है हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ये जो आपका वेव फॉर्मेशन हो रहा है, इस वेव के वजह से हम लोग को क्या क्या मिलता है, ठीक है। कर सकते हैं कि सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ये जो हमारा वेव फॉर्मेशन हो रहा, इस वेव फॉर्मेशन के वजह से क्या क्या हम लोग का प्राप्त होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो पहला आपका वेव लेंथ, इससे हमको प्राप्त होता है का वेव लेंथ। अब वेव लेंथ क्या होता है, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं लैम्बडा। अब जैसे कोई हमारा वेव बनता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा वेव बन रहा, ठीक है, ये हमारा वेव बन रहा। तो ये जो वेव है, इसका एक मैक्सिमम हाइट जा रहा है, एक मिनिमम हाइट जा रहा है। ऊपर जो है आपका वो मैक्सिमम हाइट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जा रहा है। नीचे आपका मिनिमम जा रहा है, डेप्थ जा रहा है, जो इसको हम लोग कहते हैं आपका मिनिमम डेप्थ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम हाइट जा रहा, ये जो मैक्सिमम आपका हाइट जा रहा और ये जो मिनिमम डेप्थ जा रहा, इस मैक्सिमम हाइट को यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम हाइट जाता है, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो मिनिमम डेप्थ जाता है, इसको हम लोग ट्रॉ बोलते हैं। ये आपका ट्रॉ हो गया, ठीक है। तब दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या तो दो कंसेक्यूटिव ट्रॉ के बीच के जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। उस वेव का वेव लेंथ कहा जाता है। कहने को यहाँ पे भी क्रेस्ट हो गया, यहाँ पे भी आपका क्रेस्ट हो गया, यहाँ पे भी ट्रॉ हो गया, यहाँ पर भी आपको ट्रॉ हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये वाला, इस डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। या तो कह सकते हैं कि ये जो आपका ट्रॉ है, यहाँ पर जो आपका ट्रॉ है, तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crests or troughs is called wavelength। इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये जो आपका वेवलेंथ है, इसका एसआई यूनिट भी होता है, इसको भी देख लें हम लोग। इसका एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, ये होता आपका मीटर होता है। लैम्डा का एसआई यूनिट आपका मीटर, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी इसका अलग अलग यूनिट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि यूनिट ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा का यूनिट आपका एंगस्ट्रम भी होता है, एंगस्ट्रम, इसको हम लोग ए की पावर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी इसका यूनिट होता है आपका नैनोमीटर भी होता है। नैनोमीटर में भी आपका वेवलेंथ को मेजर किया जाता है, नैनोमीटर, इसको हम लोग एनएम से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 1 एंगस्ट्रम बराबर आपका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता, और 1 नैनोमीटर का जो वैल्यू होता है आपका 10⁻⁻9 मीटर होता। या अगर एंगस्ट्रम और नैनोमीटर में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रम होता।
तो ये आपका वैल्यू होता है, कहें कि मतलब ये तो रिलेशन कर सकते हैं एंगस्ट्रम और मीटर में। क्लियर हुआ इतना आप लोग को? तो ये आपका वेवलेंथ हो गया, ठीक। दूसरा जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेव का, ये है आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। चलिए तो उसको हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी को। दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यू, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई वेव है, लेट्स सपोज ये हमारा वेव है, ठीक है, ये आपका वेव है, और ये जो आपका वेव बन रहे हैं, तो एक पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये एक पॉइंट इस वेव को एक सेकंड में कितना पास करता है। लेट्स सपोज कोई आपका पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये कितना वेव पास करता है एक सेकंड में, वही आपका उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से कि टोटल number of passing through a point in 1 second, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में एक पॉइंट कितना वेव्स को पास करता है, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्लियर है? इसका जो एसआई यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, ये आपका हर्ज होता है, हम कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ न्यू, एसआई यूनिट ऑफ न्यू इज हर्ज, ठीक है। और ये जो आपका हर्ज है ये 1/सेकंड होता है, हर्ज को ही हम लोग कहते हैं 1/सेकंड, आपका या कह सकते हैं कि पर सेकंड है, 1/सेकंड कह सकते हैं, या कहीं इसको पर सेकंड कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं, कि एक सेकंड में कितना साइकिल हो रहा, साइकिल कंप्लीट कर रहा, साइकिल पर सेकंड। क्लियर है? तो ये इसका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं वेव्स का। अगला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी या कह सकते हैं स्पीड भी कर सकते हैं। वेलोसिटी, तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया और वेवलेंथ, इन दोनों को मिलाकर ही आपका वेलोसिटी का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली कह सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी होता है इसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका इट इज नथिंग बट आवर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी का। तो ये जो आपका होता है इसको हम लोग डिफाइन अगर कर सकते हैं कि
it is the linear distance traveled by the wave in 1 second. मतलब कि 1 सेकेंड में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसका वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अब इसका यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसका यूनिट आपका वही मीटर पर सेकंड होता है। इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग लिखे थे, 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी था जिसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट किए थे, तो न्यू बराबर होता है 1 टाइम होता है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो आपका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये तो कह सकते 1 टाइम पीरियड भी कहते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला वेलोसिटी का, तो जो आपका न्यू होता है, न्यू के एक और फॉर्मूला आता है हम लोग, न्यू बराबर आपका होता है c/λ होता है। न्यू का फॉर्मूला होता है c/λ। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो c का वैल्यू हो जाएगा c बराबर न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और c है जो आपका स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है, या कह सकते हैं जो आपका वेलोसिटी हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। और स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आता है। जो c है, c के कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, c बराबर आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो जो आपका फ्रीक्वेंसी वो घटेगा, क्योंकि c शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये तो अगर लैम्डा को घटावेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी वो बढ़ेगा। दोनों केस में आपका जो c का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए, जो कि आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन velocity equals to स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो वेलोसिटी होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। ठीक है, मतलब c वैल्यू के बराबर होगा, और c का वैल्यू आपका वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब चूंकि जो c का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा तो हम लोग कह सकते हैं c बराबर आपका न्यू लैम्डा, तो हम लोग कह सकते हैं जो आपका न्यू1 λ1 इक्वल्स टू आपका न्यू2 λ2 होगा। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, मीन्स न्यू1 λ1 इक्वल्स टू न्यू2 λ2। अगर फ्रीक्वेंसी 1 ज़्यादा होगा तो λ1 कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी 2 कम होगा तो λ2 ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों केस में आपका कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। क्लियर है, तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, c के बराबर होगा, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब ऑलवेज
इट शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपका आ जाएगा, ठीक। ये जो आपका λ1 λ2 है, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो आपका फॉर एनी टू डिफरेंट रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब कोई दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए न्यू1 λ1 इक्वल टू न्यू2 λ2 आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? कितना समझ में आएगा आप लोग को? चलिए, तो अगला जो टर्म है आपका वो एम्पलीट्यूड है, उसको देखते हैं हम लोग। ये सब जो आपका छोटा छोटा पॉइंट्स है, कभी पूछा जाता है आप लोग के एमसीक्यू में आपका रहता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो आपका फोर्थ हो गया, फोर्थ आपका एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज ये हमारा कोई वेव है, इस प्रकार से हमारा वेव प्रोपगेट हो रहा है। क्लियर है? तो जो आपका मैक्सिमम हाइट जाता है वेव का, जो आपका मैक्सिमम हाइट है वेव का, या कहें कि जो मैक्सिमम डेप्थ है, ये आपका मैक्सिमम हाइट है वेव का, ये मैक्सिमम डेप्थ है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है तो कहें कि मैक्सिमम डेप्थ है, ये जो दूरी है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम डेप्थ जो है, यही आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये जो है आपका, ये आपका ए वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है ये। यहाँ पे भी आपका ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये भी आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसको डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट, क्रेस्ट का जो मैक्सिमम हाइट है, और कहें कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रॉ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यही आपका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब इसका भी ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, जैसे आपका वेव का ऐसा, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है, उसी प्रकार से आपका एम्पलीट्यूड का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। जो कहते हैं ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको शॉर्ट में। इसका ऐसा यूनिट हो गया आपका मीटर। ये स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव का, वो आपका वेव नंबर। फिफ्थ जो है आपका वेव नंबर। इसका ज़्यादा हम लोग का ऐसे यूज नहीं है, इसके लिए आपका फिजिक्स में यूज है ज़्यादातर एम्पलीट्यूड का। अगला आपका वेव नंबर। जो वेव नंबर है, इसको हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं ए न्यू बार।
न्यू के ऊपर में आपका एक अंडरलाइन रहता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं न्यू वेब नंबर कहते हैं, न्यू बार पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये जो आपका वेब नंबर होता है ये आपका एक नंबर होता है वेब्स का, ठीक है, जो कि आपका 1 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना आपका वेब्स की संख्या को प्रेजेंट कर रहा, यही आपका वेब नंबर होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये जो होता है बेसिकली आपका रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ होता है, ठीक है, जो आपका वेव लेंथ होता है उस वेव लेंथ के रेसिप्रोकल वैल्यू को हम लोग वेव नंबर कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स present in 1 centimeter length, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना आपका वेव्स की नंबर होता है प्रेजेंट करता, वही वेब नंबर कहलाता है, क्लियर है। एविडेंटली हालांकि it will be the reciprocal value of wavelength, ये है जो आपका वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वैल्यू होता है, ठीक है, जो आपका वेव नंबर होता है जो। तो इसको फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं कि जो आपका न्यू बार होता है, न्यू बार इज नथिंग बट 1 अपॉन जो आपका वेव नंबर हुआ, वेव नंबर इक्वल्स टू आपका हो गया 1 अपॉन वेव लेंथ, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो आपका न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है 1 अपॉन मीटर, या कहें कि मीटर इनवर्स कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका SI यूनिट हुआ, SI यूनिट ऑफ न्यू बार इक्वल्स टू पर मीटर, या कह सकते हैं कि m-1, m पावर -1 हो गया मीटर इनवर्स, हम लोग कह सकते हैं। क्लियर हुआ इतना आप लोग को। देख लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत होगी, कहीं पे भी डाउट होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैं आशा करता हूं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और जाते जाते कुछ आप लोग को सुना देते हैं जिसका आप लोग इंतजार करते हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि रातों की नींद और सुकून को गंवाना पड़ता है, रातों को नींद और सुकून को गंवाना पड़ता है, दिल के हर एक दर्द को छुपाना पड़ता है, दिल के हर एक दर्द को छुपाना पड़ता है। किताबों में लफ्ज तो सब ढूंढ लेते हैं मगर, किताबों में लफ्ज तो सब लोग ढूंढ लेते हैं मगर शायरी के लिए खुद को जलाना पड़ता है।
ठीक है, शायद आप लोग समझ गए हो कि क्या कहना चाहते हैं। आप लोग तो शायरी सुन लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन वो जो शायरी होता है लिखने के लिए खुद को तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, उसके बारे में गहराई में सोचना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ ऑस्ट्रेलियन, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।